स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56,52,748 के पार। अब तक 89,916 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 56,52,748 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,78,627 हैं, जिसमें से अभी तक 89,916 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 45,77,906 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,73,800 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,15,95,811 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 74,28,537 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,31,91,474 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत की इस मांग से चीन हुआ बेचैन। करीब 14 घंटे चली बैठक के बाद चीन ने मांगा और वक्त। जी हां, सरहद एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल बैठक हुई। लद्दाख के मोल्डो में हुई ये बैठक करीब 14 घंटे तक चली। कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी मौजूद था। पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बातचीत में दोनों ओर से जवानों की संख्या घटाने पर भी बातचीत हुई। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों देश एक बार फिर से बैठक करने के पक्ष में हैं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को जल्द हटाए जाने पर जोर दिया है। बैठक सोमवार की सुबह तकरीबन 10 बजे शुरू हुई और देर रात 12 बजे तक चली। जानकारी के मुताबिक चीन के साथ बातचीत करने वाले ऑफिसर शीर्ष अधिकारियों को बातचीत का पूरा ब्यौरा भेजेंगे। इस बैठक में भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि चीन को अपनी सेना विवादित जगहों से हटानी चाहिए। हालांकि बातचीत के दौरान भारत की बातें चीन को समझने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी का कारण थी भाषा। चीनियों की अंग्रेजी भी बहुत कमजोर होती है, इसलिए उनसे इस भाषा में भी बात नहीं हो पाती। इस दौरान ट्रांसलेटर मौजूद रहे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गेहूं, चना जैसी सभी रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई। जी हां, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, जिसमें 50 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहां हुई बैठक में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए, जो 75 रुपए, चना 225 रुपए, मसूर 300 रुपए, सरसों 225 रुपए और सूरजमुखी के मूल्य में 112 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां बताया कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह जौ का मूल्य 1,575 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चना के मूल्य 4,875 रुपए से बढ़ाकर 5,100 रुपए, मसूर के मूल्य 4,800 से बढ़ाकर 5,100 रुपए, सरसों के मूल्य 4,425 से बढ़ाकर 4,650 रुपए और सूरजमुखी के मूल्य 5,215 रुपए से बढ़ाकर 5,327 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। 2-2 रुपए रोज जोड़कर हर साल पाए 36,000 रुपए। आप भी ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन।
जी हाँ, अगर आपकी कमाई 15,000 रुपए से कम है और आपने अब तक रिटायरमेंट बाद के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम आपकी मदद कर सकती है। इसमें 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए या सालाना 36,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के तहत ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो। इस स्कीम के तहत खाता बेहद ही आसान शर्तों और कम डॉक्यूमेंट्स के साथ खुल जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम के जरिए अब तक करीब 45 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 2 रुपए रोज बचाकर पा सकते हैं फायदा। अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपए जमा कराने होंगे। एक दिन के लिहाज से देखें तो यह करीब 2 रुपए होगा। हालांकि उम्र ज्यादा होने पर अंशदान में मामूली बढ़ोतरी भी होती रहती है। अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपए जमा कराने होंगे। अगर कोई कर्मचारी 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपए का योगदान करना होगा। जितना योगदान खाता धारक को होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। उनकी मंथली आय 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना में भाग लेने के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आप इस योजना की जानकारी 18002676 688 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं। देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे 93,000 करोड़ रुपए, क्या आपको मिला पैसा? जी हां, मोदी सरकार ने खेती करने में मदद करने के लिए देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 93,000 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतनी बड़ी रकम सीधे किसानों के हाथ में दी है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से, जिसे दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस साल नवंबर तक कुल सहायता रकम बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, क्योंकि पैसा भेजने का काम जारी है। खास बात यह है कि कोई किसान कभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ लेना शुरू कर सकता है। इसके तहत सालाना 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। पिछले लगभग 1.5 महीने में ही 8 करोड़ 80 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं। कोरोना संक्रमण के समय भी इस स्कीम की रकम किसानों को उबारने के लिए बहुत काम आई है। हिरण शिकार मामले में अब सलमान की पेशी 1 दिसंबर को। जी हां, जोधपुर में बहुचर्चित हिरण शिकार मामला में अब सलमान खान को 1 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। इससे पहले जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 28 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। माना जा रहा है कि कोरोना इफेक्ट और 144 धारा के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को करेंगे विराट कोहली और मिलिंद सोमन से बात, जाने कारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान लोगों को फिटनेस के लिए प्रभावित करने वाले लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इनमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी शामिल हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के राष्ट्रपति को दी जान से मारने की धमकी, कहा अमेरिका से रहो दूर। जी हां, ताइवान और अमेरिका की नजदीकियों से चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका के विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और तिलमिला उठा है और ताइवान की राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। चीन के मुखपत्र यानी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान की राष्ट्रपति तासी इंग-वेन को जान से मारने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ताइवान की नेता तासी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर करके आग से खेल रही है। चीनी अखबार ने कहा कि अगर तासी वेन के किसी कदम से चीन के कानून का उल्लंघन हुआ है तो युद्ध शुरू हो जाएगा
और ताइवानी नेता का सफाया कर दिया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी कि ताइवानी नेता अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करके आग से खेल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब चीनी के फाइटर जेट लगातार ताइवान एयर स्पेस में घुस रहे हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी या गरज के साथ बारिश की गतिविधियां संभव है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है।